नमस्कार साथियों। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि दो ऐसे शब्द हैं जिनको लगभग सेम ही अर्थ में ले लिया जाता है कि विकास और वृद्धि में क्या ही अंतर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विकास और वृद्धि जो है ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से आज पढ़ेंगे और इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं विकास और वृद्धि। तो इनके बारे में कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। तो शुरू करते हैं हम वृद्धि के साथ। तो वृद्धि एक ऐसी टर्म है जिसको हम कह सकते हैं कि वृद्धि ऐसी चीज है जिसका प्रयोग जो है शरीर और उसके अंगों का भार और आकार, दो ऐसी चीजें हैं भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। मतलब कि एक बच्चा है, उसके शरीर में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसके भार में जो परिवर्तन हो रहा है या उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वृद्धि कहते हैं। एक बच्चे के शरीर में, अब इस यहाँ पे शरीर की बात की जा रही है, केवल शरीर की बात की जा रही है। अगर बच्चे के शरीर में, उसके अंगों में, उसके भार में, उसके आकार में अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं वृद्धि। ये जो वृद्धि है इसको मापा और तोला दोनों जा सकता है। मापा और तोला कैसे जा सकता है कि मान लो कि एक बच्चा का छोटा सा बच्चा है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो अगर हम उसके भार को, जैसे बच्चा जो है 5 साल का है, तो अगर हम 5 साल के बच्चे का भार जो है वो तोलेंगे तो 10 साल से का बच्चा जो है उसके भार से जो है वो कम होगा, 5 साल का बच्चा कम ही होगा। तो इस प्रकार से हम बच्चे का जो भार है या वृद्धि जो है उसको हम बच्चे की माप सकते हैं कि हाँ बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम विकास के अर्थ की बात करें तो विकास जो है उसका अर्थ हम किस प्रकार से ले सकते हैं? विकास जो है, विकास का संबंध वृद्धि से आशय होता है। वृद्धि से क्यों लिया जाता है कि विकास और वृद्धि जो है आपस में जो है वो संबंधित है। बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि विकास और वृद्धि जो है एक तरह से आपस में बिल्कुल अटैच्ड है। तो इस प्रकार से शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ये को विशेष रूप से व्यक्त करता है। अगर हम कह रहे हैं कि विकास वृद्धि जो थी वो बच्चे के अंगों में, उसके भार में, उसके आकार में परिवर्तन, उसके आकार में वृद्धि थी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, धीरे धीरे बच्चा जो है वो बाल्य शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था में पहुंचता है। किशोरावस्था में आने के बाद आपको पता है बहुत सारे चेंजेस जो है वो उसके शरीर में होते हैं। तो उन चेंजेस को हम कहते हैं विकास। विकास जो है एक बहुत बड़ा शब्द है, ये हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है इसको मापा और तोला नहीं जा सकता है। विकास को मापा और तोला नहीं जा सकता है क्योंकि विकास जो है वो हमारे आंतरिक शरीर में होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ये जो विकास है, जो वृद्धि है वो हमें सामने दिखाई देती है कि हाँ बच्चा जो है उसका भार बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, बच्चा जो है पहले से लंबा हो रहा है या बच्चा जो है पहले से मोटा हो रहा है, पहले से पतला हो रहा है। इस प्रकार से हम वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन हम विकास को कभी भी माप नहीं सकते हैं। इसको मापा और तोला नहीं जा सकता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है विकास और वृद्धि में। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों में, या बहुत सारी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने विकास और वृद्धि को केवल एक ही टर्म में याद किया होगा या एक ही टर्म में जो है वो पढ़ा होगा कि विकास और वृद्धि जो है वो एक ही तरह के शब्द हैं। लेकिन विकास और वृद्धि जो है वो अलग अलग तरह के शब्द हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें विकास की विशेषताओं की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे है? क्योंकि विकास और वृद्धि दोनों ही, जब बच्चा एक गर्भ धारण करती है एक माँ, उस समय से लेकर बच्चा जो है वो मतलब कि विकास और वृद्धि जो है वो मृत्यु तक, एक इंसान के मृत्यु तक ये दोनों ही चले रहते हैं। बात ये है कि वृद्धि जो है वो एक समय पर आकर रुक जाती है और विकास जो है वो जीवन पर्यंत जो है वो चला रहता है। एक इंसान जो है वो चाहे 60 साल का भी हो जाए, वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, बस उसी को हम विकास के टर्म में लेते हैं। लेकिन वृद्धि जो है वो, जैसे मान लो कि अभी हमने कहा कि आकार और भार, तो एक समय के बाद इंसान जो है या व्यक्ति जो है या बच्चा जो है उसका भार और आकार जो है वो बढ़ना
समाप्त हो जाता है। जैसे मान लो कि बच्चा जो है अब वयस्क अवस्था में पहुंच गया है, कई बच्चों का भार जो है वो 18 वर्ष के बाद ही समाप्त हो जाता है बढ़ना, या उसका आकार बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन कई बच्चों का भार जो है वो 25 वर्ष तक भी बढ़ता ही रहता है, उसका आकार बढ़ता रहता है, उसमें जो है वो वृद्धि पाई जाती है। लेकिन एक समय आने के बाद ये जो वृद्धि है वो रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। यानी कि इंसान जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास जो है वो चलता ही रहता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कि ये जीवन भर चली ही रहती है। नेक्स्ट, अगर हम विकास के विशेषताओं की बात में करें तो यहाँ पे ये है कि वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक होता है। कैसे होता है व्यापक? ये मैंने आपको अभी बता दिया कि विकास कैसे व्यापक होता है। व्यापक यानी कि बहुत बड़ा, व्यापक यानी कि इसका जो क्षेत्र है ये जो है विकास जो है वो बहुत बड़ा है। वृद्धि जो है, मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धि एक टाइम आने के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन भर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इंसान जो है वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता ही रहता है। उसके मानसिक परिवर्तन आ जाते हैं, उसमें शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन भी शामिल किए जा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो समाज में बहुत कुछ जाकर सीखता ही रहता है धीरे धीरे। एक 60 वर्ष का या 70 वर्ष का व्यक्ति जो है वो एक 5 वर्ष के बच्चे से भी सीखता रहता है, तो उसको हम कह सकते हैं विकास। तो ये जो विकास है, ये इसका जो वृद्धि की तुलना में विकास जो है उसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? विकास। विकास की हम बात कर रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो जीवन भर चलती ही रहती है। एक व्यक्ति का विकास जो है वो जीवन भर होता ही रहता है। उसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि मानव विकास शरीर की आंतरिक प्रक्रिया है। अब जो मानव विकास है ये शरीर की आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया कैसे है कि हमारे जो शरीर में, मस्तिष्क में हमारे मानसिक जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम विकास की टर्म में रख सकते हैं। मान लो कि एक बच्चा जो है वो 5 साल का है, लेकिन एक 10 वर्ष का बच्चा जो है उसकी तुलना में अधिक बड़ा होगा, भार उसका अधिक होगा, उसकी लंबाई अधिक होगी। उसी प्रकार से उसका जो विकास है वो भी आंतरिक क्रिया के रूप में चला रहता है। बच्चे का जो मानसिक विकास है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बच्चा जो है वो समाज से भी सीख रहा है। बच्चा जो है वो उसके सांस्कृतिक जो भी आसपास सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं उनसे भी बच्चा जो है सीख रहा है। उसके घर का वातावरण कैसा है उससे भी बच्चा जो है वो सीख रहा है धीरे धीरे। बस उसी प्रकार से ये जो विकास है ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। बच्चे के मन के अंदर जो प्रक्रियाएं चली होती हैं बस उनको हम आंतरिक प्रक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट है विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अब विकास जो है ये एक निश्चित क्रम में धीरे धीरे चला होता है, लेकिन वृद्धि जो है ये भी निश्चित क्रम में चलती है, लेकिन एक टाइम आने के बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है। बच्चे का जो भार बढ़ रहा है या उसका आकार जो बढ़ रहा है, उसके अंगों में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो धीरे धीरे एक टाइम पीरियड आने के बाद वो सभी चीजें जो है वो रुक जाती हैं। लेकिन विकास जो है ये निश्चित क्रम में चला होता है। इसको हम विकास की अवस्थाएं भी कहते हैं। विकास की अवस्थाएं मतलब सबसे पहले जो बच्चा है वो शैशवावस्था में पैदा होता है। मान लो कि जो वृद्धि है वो स्टार्ट तो गर्भधारण से ही हो जाती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सबसे पहले कौन सी अवस्था में आता है? वो आता है शैशवावस्था में। जैसे ही बच्चा जो है वो 5 साल की एज को क्रॉस कर लेता है तो बच्चा जो है वो बाल्यावस्था में पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है। उसके बाद बच्चा जो है वो वयस्कावस्था में पहुंच जाता है। उसके बाद बच्चा जो है वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। वृद्धावस्था यानी कि ये जो 5 अवस्थाएं हैं ये विकास की अवस्थाएं हैं जो निश्चित क्रम में चलती हैं। निश्चित क्रम मतलब कि सबसे पहले तो शैशवावस्था भी आएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो पैदा हुआ तो उसको हम बाल्यावस्था में मान लेंगे, नहीं। बच्चा जो है सबसे पहले शैशवावस्था में आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, उसके बाद वो किशोरावस्था में पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ही वो किशोरावस्था में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि विकास जो है एक निश्चित क्रम में चलता है। एक निश्चित क्रम उसका निर्धारित किया होता है कि बच्चा जो है वो सबसे पहले शैशवावस्था में होता है, यानी कि वो शिशु रूप में होता है। उसके बाद वो बालक बनता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है। उसके बाद वो किशोरावस्था में पहुंचता है, जहां की बहुत सारे उसके शारीरिक परिवर्तन जो है उनका सामना उसको करना पड़ता है किशोरावस्था में। उसके बाद बच्चा जो है वो वयस्कावस्था में पहुंचता है और उसके बाद लास्ट जो स्टेज है विकास की वो है वृद्धावस्था। बालक जो है या बच्चा जो है वो सीधा वृद्धावस्था में, लास्ट स्टेज जो है वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। तो ये विकास की निश्चित
क्रम में चलने वाली अवस्थाएं हैं। ये विकास जो है वो निश्चित क्रम में चलता है। और विकास कैसा है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेके मृत्यु तक बालक जो है उसके साथ चलती ही रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे है, अब हम बात करेंगे कि विकास और वृद्धि। अब विकास और वृद्धि के बारे में हमने इतना तो जान लिया कि दोनों जो है वो अलग अलग टर्म्स हैं या दोनों जो है अलग अलग वर्ड्स हैं। इनके बीच में पर्याप्त जो है वो भेद होता है, इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों को सबसे ज्यादा जो कारक प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो विकास और वृद्धि दोनों को ही प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। पोषण यानी कि बच्चा जो है, अगर एक माँ, जब बच्चा गर्भ में होता है तो एक माँ अगर पौष्टिक भोजन नहीं करेगी तो बच्चा जो है वो कुपोषित ही पैदा होगा, बच्चा उसी तरह से बीमारीग्रस्त ही पैदा होगा। तो इसलिए ये जो पोषण है ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये नहीं है कि गर्भ में ही बच्चे के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, लेकिन जब बच्चा एक पैदा हो जाता है उसके बाद भी एक अच्छा भोजन जो है, अगर बच्चे को एक अच्छा भोजन प्राप्त होगा, एक बच्चा जो है वो हेल्थी डाइट जो है उसको फॉलो करेगा, तो बच्चा जो है वो पोषित रहेगा, यानी कि उसको जो है कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इसलिए जो पोषण है यानी कि पोषित भोजन जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है विकास और वृद्धि को। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। एक बच्चा जो है या एक बच्चे के माता पिता जो है अगर बहुत बुद्धिमान है, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसी तरह से बच्चा जो है वो उसके ऊपर प्रभावित जो है वो प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चे को अगर माता पिता बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो एक बच्चा जो है उसी तरह से बुद्धिमान पैदा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक जो मंद बुद्धि के माता पिता हैं उनके बालक भी मंद बुद्धि ही पैदा होगा, उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है, वो बच्चा भी बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन ये जो बुद्धि है ये बहुत ज्यादा विकास और वृद्धि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रजाति की यानी कि रेस, बच्चा, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें ये माना गया है कि प्रजाति यानी कि विकास और वृद्धि को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार की प्रजाति होगी बच्चा भी उसी प्रकार का सीखेगा। जैसे मान लो कि एक अल्पसंख्यक वर्ग है, या अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रजाति जो है ये बहुत ज्यादा विकास और वृद्धि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोग और चोट की, तो रोग और चोट ऐसे हैं कि अगर बच्चे को, मान लो कि एक बच्चा जो है वो गर्भ में है, उसकी माँ को कहीं पे चोट लग जाती है या उसको किसी प्रकार का रोग हो जाता है, उसको जैसे कि पीलिया हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं तो वो भी पीलियाग्रस्त ही होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो रोग और चोट है इनसे बच्चे को बचाना चाहिए। ये जो रोग और चोट है ये विकास और वृद्धि को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है घर का वातावरण। घर का वातावरण जिस प्रकार का होगा बस बच्चा उसी प्रकार से वो है वो जो सीखता जाएगा। बच्चे को जब अभी मैं बार बार गर्भ धारण की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे का जो विकास और वृद्धि है वो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। एक माँ जो है उसका मतलब मान लो कि बहुत ज्यादा खुश रहती है गर्भ धारण के समय, बहुत ज्यादा वो खुशी खुशी अपना जो 9 महीने का पीरियड होता है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से वो स्पेंड करती है, बहुत ज्यादा हैप्पी रहती है, तो बच्चा जो है उसी प्रकार का पैदा होगा। लेकिन अगर बाद में भी बच्चा जब पैदा हो गया तो उसके घर में हमेशा जो लड़ाई झगड़े वाला माहौल रहता है, या हमेशा उसके घर में बस माता पिता की लड़ाई होती रहती है, या किसी भी घर के सदस्य की जो है वो आपस में लड़ाई होती रहती है, तो बच्चा जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव पड़ेगा, उसके विकास और वृद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर एक हैप्पी फैमिली है, बहुत ज्यादा बच्चे को प्यार करती है, बहुत ज्यादा खुश रहने वाला परिवार है, तो ये भी बच्चे को जो है एक हेल्थी मतलब जीवन जो है उपयोग व्यतीत करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करता है ये कारक भी। नेक्स्ट हम बात करें कि आस पड़ोस का वातावरण। अगर बच्चे के आस पड़ोस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बच्चे के या एक व्यक्ति के जो आस पड़ोस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब कि अच्छे इन द सेंस कह सकते हैं कि हम कि बहुत ज्यादा संस्कारी हैं, बच्चे को अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं, या बच्चे को किसी भी प्रकार का गाली गलौच वहां पे नहीं होता है, या किसी भी उनके पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हैं, तो जो बच्चा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो ये वृद्धि और विकास है इसको प्रभावित करने के लिए ये बहुत ज्यादा, एक व्यक्ति जो है हमेशा इसी टेंशन में रहेगा कि मेरे पड़ोसी कैसे हैं, वो मेरे साथ हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, तो बच्चे जो या व्यक्ति जो है वो इसी टेंशन में रहेगा कि आज क्या होगा, आज किस प्रकार की लड़ाई होगी, या मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो आस पड़ोस का वातावरण है ये भी बहुत ज्यादा जो है विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें अनुवांशिकता की, अनुवांशिकता ये ऐसी चीज है जो
कहा जा सकता है कि बहुत सारे माता पिता की आनुवंशिकता उस बच्चे में आ जाती है। कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार की कोई आनुवंशिक बीमारी है वो बच्चे में आ जाती है, किस प्रकार अगर बच्चा बहुत ज्यादा उसके माता पिता बुद्धिमान है, पीछे से ही बहुत ज्यादा मतलब ऐसी फैमिली है जो सभी मतलब जिस फैमिली में सभी एक मतलब बहुत ज्यादा हाई एजुकेटेड जो माता पिता हैं या उनके दादा दादी बहुत ज्यादा हाई एजुकेटेड हैं, तो उसी प्रकार का बच्चा जो है उसकी आनुवंशिकताओं के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ता है। बच्चा उसी प्रकार का हो सकता है जिस प्रकार का जो उसके माता पिता हैं, या ये हेरिडिटी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है विकास और वृद्धि को। नेक्स्ट हम बात करें विद्यालय का वातावरण। इस एक स्कूल का वातावरण कैसा है? बच्चा जो है सबसे पहले आपको पता है कि बच्चा परिवार के बाद सीधा स्कूल में जाता है। बच्चा जो है वो 5वीं तक, ये मान लो कि 5वीं तक बच्चा जो है वो सब कुछ स्कूल से ही सीखता है। एक परिवार हो गया, उसके बाद उसका पड़ोस हो गया, उसके बाद जो है वो बच्चा विद्यालय में जाता है, वहां पर बहुत कुछ वो बच्चा जो है वो सीखता है। एक विद्यालय को बच्चा जो है उसका दूसरा घर कहा जा सकता है छोटे बच्चे का। लेकिन छोटा बच्चा जो है उसके विद्यालय का वातावरण बहुत ज्यादा अच्छा है, या बहुत ज्यादा वहां पे संस्कार दिए जा रहे हैं, या बहुत ज्यादा बच्चा जो है वो वहां पर सीख रहा है, अपने उसके टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो ये जो है ये बच्चे को विकास और वृद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। बच्चे का विकास जो है वो बहुत अच्छी गति से होगा, बच्चे की वृद्धि जो है वो बहुत तेज गति से होगा, उसका माइंड शार्प रहेगा, वो बच्चा जो है वो हमेशा हैप्पी रहेगा। इस प्रकार का जो विद्यालय का वातावरण है बच्चे का हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें सांस्कृतिक वातावरण। बच्चे के आसपास जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं या जिस प्रकार का सांस्कृतिक माहौल रहेगा, बच्चा उसी प्रकार से जो है वो सीखेगा, या बच्चा उसी प्रकार से जो है वो बिहेव करेगा। ये जो है सांस्कृतिक वातावरण, ये भी विकास और वृद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट हम बात करें कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां। विभिन्न प्रकार की बीमारियां यानी कि डिफरेंस, बहुत ज्यादा जो बीमारियां हैं बच्चे को इस प्रकार की, जैसे कि मान लो कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मान लो कि बच्चा छोटा है उसको मलेरिया हो जाता है, उसको पीलिया हो जाता है कई बार, या उसको टाइफाइड हो जाता है। ये जो बीमारियां हैं ये बच्चे के विकास और वृद्धि में बहुत ज्यादा बाधा जो है वो डालती हैं। बच्चा जो है धीरे धीरे जो है उन बीमारियों की चपेट में आता जाता है, बच्चे का विकास जो है वो धीमी गति से होने लगता है, उसकी वृद्धि जो है वो कई बार रुक जाती है। बच्चे का जो आकार है उसका बढ़ना, जैसे मान लो कि बच्चे को एक मलेरिया हो गया, बच्चा जो है हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल जा रहा है, तो वो जो चीज है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ये बच्चे के विकास और वृद्धि में बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव डालती है। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे है लिंग भेद। लिंग भेद में जो विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है ये कहा जा सकता है। किस प्रकार कहा जा सकता है कि मान लो कि एक लड़का है और एक लड़की है, जो जब जन्म के समय जो पैदा होंगे बच्चा, लड़का या लड़की दोनों ही वो सेम ही होंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा जब बाल्यावस्था में पहुंचता है या बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है, तो जो लड़का है उसका जो वृद्धि है वो तेज गति से होती है। लेकिन जिस प्रकार से जैसे ही बच्चा जो है वयस्कावस्था में पहुंचता है, तो जो लड़का है उसकी जो वृद्धि है वो धीमी गति से होती है, और लड़की की जो वृद्धि है वो तेजी गति से होती है। इस प्रकार से जो है ये लिंग भेद जो है ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये हमने पढ़ लिए विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे हमने पढ़ लिए कि कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास और वृद्धि को दोनों को जो है वो प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ लिए विकास की विशेषताएं, ये भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे हमने विकास और वृद्धि जो है इन दोनों का अर्थ जो है वो समझ लिया कि ये दोनों जो हैं विकास और वृद्धि दोनों जो हैं वो अलग अलग टर्म्स हैं। ये दोनों एक शब्द कभी भी नहीं हो सकते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैंने आपको बता दिया कि वृद्धि को मापा और तोला दोनों जा सकता है, लेकिन विकास को मापा और तोला नहीं जा सकता। ये आंतरिक प्रक्रिया है, इसको आंतरिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसको हम अवस्थाओं में बांट सकते हैं कि विकास और वृद्धि जो है वो अवस्थाओं में या विकास जो है वो अवस्थाओं में निश्चित क्रम में चलता है। तो आई होप आपको ये मेरा टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है या समझ में आ जाता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।